नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उपयोगिता के बारे में, यानी कि यूटिलिटी के बारे में। इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र का परिचय। तो आपने वो क्लास देख ली होगी, और जिन साथियों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आगे आपको उस क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं। और हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम 2023 के नाम से है, और उसका टारगेट है हमारा कि 2023 का जो एग्ज़ाम होगा जून वाला नेट का, उसके लिए हम प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो साथियों देर न करते हुए करते हैं हम आज की क्लास की बात। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि यूटिलिटी क्या होती है, यानी कि उपयोगिता क्या होती है। अब देखो, अगर हम सीधी सी बात करें तो उपयोगिता क्या है। उपयोगिता एक शक्ति है। ठीक है, उपयोगिता क्या है? उपयोगिता एक शक्ति है। ये किस तरह की शक्ति है? ये इस तरह की शक्ति है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता है, किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता है, तो ये शक्ति उस आवश्यकता को क्या करती है? पूरा करती है। यानी आप क्या कहेंगे कि उपयोगिता एक शक्ति है और ये शक्ति किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। ठीक है, अब देखो, जैसे सामान्यतः हम बात करते हैं, जैसे आपने सूर्य की रोशनी है। ठीक है, सूर्य की रोशनी है। अब सूर्य की रोशनी से भी क्या मिलती है? आपको उपयोगिता मिलती है। ठीक है, हवा है, ठीक है, पानी है। तो ये सभी क्या है? ये भी मतलब हर व्यक्ति की आवश्यकता है। ठीक है, और इनसे भी किसी न किसी व्यक्ति की, बल्कि किसी न किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की ये जरूरत है, यानी कि आवश्यकता है। ठीक है, तो इनसे क्या है? इनसे हमें क्या मिलता है? ये हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ उपयोगिता देती है। ठीक है, ये चीज़ें हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ उपयोगिता देती हैं। अब ये तो सामान्य सी बात हो गई। ठीक है, क्योंकि ना तो सूर्य की रोशनी का हमें कोई पैसा देना है, ना तो कोई हवा का हमें पैसा देना है, ना हमें कोई पानी का पैसा देना है। ये प्रकृति की तरफ से हमारे लिए कैसी हैं? ये सारी चीज़ें प्रकृति की तरफ से हमें कैसी हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम पैसा देकर खरीदते हैं, यानी कुछ उपयोगिता ऐसी होती है जिसे हम पैसा देकर खरीद सकते। ये कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे कि हमारा खाना हो गया, ठीक है, कपड़े हो गए, ठीक है, दवा हो गई। ठीक है, ये सब कैसी चीज़ें हैं? ये भी क्या है? ये भी उपयोगिता है। ये भी हमें क्या प्रदान करती है? उपयोगिता प्रदान करती है। इनमें भी उपयोगिता को पूरा करने की क्या होती है? शक्ति होती है। यानी इनकी हमें आवश्यकता होती है और इनमें जो है उपयोगिता को पूरा करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो अब आपके समझ आ गया होगा कि उपयोगिता होती क्या है। ठीक है, अब जैसे कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी अनुसार जो उपयोगिता की परिभाषा दी है। एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है बाघ। क्या नाम है? प्रोफेसर बाघ। प्रोफेसर बाघ ने उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। संतुष्ट करने की क्षमता है। ठीक है, यानी जो प्रोफेसर बाघ थे उन्होंने यूटिलिटी के बारे में बताया, यानी कि उपयोगिता के बारे में बताया कि अर्थशास्त्री के लिए उपयोगिता आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। यानी क्या हो? जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो, उसमें आवश्यकता को पूर्ति करने की क्या हो? संतुष्ट करने की क्षमता हो। यानी कि इसको ही हम क्या बोलेंगे? शक्ति। ठीक है, बात वही है जो मैंने आपको पहले समझा दी। बात वही है कि ऐसी शक्ति जिससे हमारी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है।
या आवश्यकता पूरी होती है, ठीक है, जरूरत पूरी होती है, तो वो क्या है, वह उपयोगिता है। ठीक है, तो आपको उपयोगिता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उपयोगिता की विशेषताएं। ठीक है, उपयोगिता की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, अब देखो क्या है कि उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है। कैसा शब्द है, सापेक्षिक यानी कि रिलेटिव। ठीक है, नंबर 1, उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है। अब देखो क्या है ना कि जो उपयोगिता है ये कैसा शब्द है, सापेक्षिक शब्द है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे देखो उपयोगिता कभी भी ये नहीं देखती कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज का उपभोग कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु का उपभोग कर रहा है तो इसके उपभोग करने से उस व्यक्ति को पॉजिटिव यूटिलिटी मिल रही है या फिर नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे उपभोग करने वाला जो व्यक्ति है, अब अगर कोई व्यक्ति शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, ठीक है, तो ये क्या है, मतलब शराब जो व्यक्ति पीता है उसके लिए तो ये उपयोगिता वाली बात है, उसके लिए पॉजिटिव यूटिलिटी है। अब जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है उसके लिए क्या है, ये उसके लिए ये नेगेटिव यूटिलिटी है। ठीक है, यानी शराब क्या करती है, शराब शरीर को बेकार करती है। अब जो व्यक्ति इसका आदी है, शराब का, सिगरेट का, जो मादक पदार्थ होते हैं उनका आदी, उसके लिए तो क्या है, उसके लिए तो पॉजिटिव यूटिलिटी देगी। और जो व्यक्ति इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं उनके लिए ये वस्तुएं कैसी होंगी, उनके लिए ये निगेटिव यूटिलिटी देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है यानी कि उसे यूटिलिटी दे रही है, वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए अनावश्यक है। ठीक है, उस व्यक्ति के लिए अनावश्यक है। और यूटिलिटी क्या है, यानी कि सापेक्ष की बात चल रही है। ठीक है, स्थान समय, स्थान और समय पर भी यूटिलिटी क्या करती है, स्थान और समय पर भी यूटिलिटी क्या करती है, निर्भर करती है। आपने देखा हो कि आपके जो गर्म कपड़े हैं, आपके जो गर्म कपड़े हैं ये आपको ठंड के दिनों में क्या देते हैं, उपयोगिता देते हैं। अगर आप इनको गर्मी के दिनों में पहनेंगे तो क्या होंगे, ये आपके लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। तो स्थान और समय की बात आप समझ गए। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, स्थान के, ये तो समय के बारे में बात हो गई, अब स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे कि अभी आप क्या चले जाएं, मान लो अभी आप चले जाएं दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, और कहीं ऐसे देश जहां देश गर्म है, ठीक है, या फिर चलो इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो अभी क्या है, अभी मान लो कि आप हैं हिमालय पर्वत पर, ठीक है, तो आप सबको पता है कि हिमालय पर क्या होती है, ठंड होती है, ठंड होती है। तो अगर वहाँ आपको मान लो आइसक्रीम दी जाए, आइसक्रीम, तो क्या ये आपके लिए उपयोगिता देगी, इससे आपको उपयोगिता मिलेगी, नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप मान लो कहीं मैदानी क्षेत्र में जहाँ मौसम गर्म रहता है, ठीक है, जैसे कि मान लो आप आगरा में हैं, ठीक है, आगरा में हैं, और मान लो समय है ये जून का या मई का, यानी कि गर्मियों का मौसम है, तो यही आइसक्रीम आपको आगरा में क्या देगी, उपयोगिता देगी।
क्यों? क्योंकि भैया उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है, ये स्थान, समय आदि पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो आपको समझ आ गया होगा, ये उपयोगिता की एक विशेषता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब इसके और विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। अब उपयोगिता क्या है? नंबर दो, उपयोगिता का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। उपयोगिता का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। भौतिक रूप नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? इसका तात्पर्य ये है कि जो उपयोगिता है ये क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। उपयोगिता क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। मनोवैज्ञानिक तथ्य है। अच्छा, आप खुद सोचिए कि आपने कभी भी उपयोगिता को देखा है? नहीं देखा होगा। छुआ है? नहीं छुआ होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उपयोगिता का कोई भौतिक आकार प्रकार नहीं होता है। उपयोगिता का कोई भौतिक आकार प्रकार नहीं होता है। ये क्या करती है? मान लो उपभोक्ता है, जो उपभोग करने वाला व्यक्ति है, किसी भी वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति यानी उपभोक्ता है, उसकी मनोदशा के ऊपर डिपेंड करती है। उसकी मनोदशा के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब यह है कि एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए तो उपयोगी हो सकती है, ठीक है, वहीं ये दूसरे व्यक्ति के लिए अनुपयोगी हो सकती है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप लोग? समझ आ रहा होगा। इसीलिए क्या होती है, और इसीलिए ना अलग अलग व्यक्तियों की उपयोगिता ना अलग अलग होती है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कोई एक मोटा व्यक्ति है, ठीक है, मोटा व्यक्ति है, मान लो कि 90 kg का, ठीक है, और एक पतला व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, एक मोटा है और एक पतला है। ये 90 kg का है और ये 40 kg का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर इसको मक्खन दिया जाए खाने को, क्या दिया जाए? मक्खन दिया जाए, और इसको भी मक्खन दिया जाए, ठीक है, तो इन दोनों में से मक्खन की उपयोगिता किसके लिए अधिक होगी? बताइए आप। इन दोनों व्यक्तियों में से किस व्यक्ति के लिए मक्खन की जो उपयोगिता है वो अधिक होगी? तो जाहिर सी बात है कि जो मक्खन की उपयोगिता होगी वो पतले व्यक्ति को अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि मोटा तो उसके पास ऑलरेडी बहुत बचा है, ठीक है, उसके पास वेट भी अच्छा खासा है, लेकिन इसके पास वेट कम है, तो इसको मक्खन की उपयोगिता अधिक होगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि उपयोगिता का कोई भौतिक रूप नहीं है, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ये कैसा तथ्य? एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ठीक है, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। उपयोगिता जो होती है ये आवश्यकता की तीव्रता पर भी निर्भर करती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता पर निर्भर करती है। इसकी ये विशेषता हमें क्या बताती है? अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कि मान लो श्याम है प्यासा, ठीक है, राम को भैया प्यास नहीं लगी है, इसको प्यास नहीं लगी है। तो आप बता सकते हैं कि इनमें से किसके लिए अगर इन दोनों को एक गिलास पानी दिया जाए, क्या दिया जाए? एक गिलास पानी दिया जाए। इन दोनों को एक गिलास पानी दिया जाए, तो एक गिलास पानी की उपयोगिता
सबसे अधिक किसके लिए होगी? राम के लिए अधिक होगी या श्याम के लिए अधिक होगी? तो सीधी सी बात है, समझने वाली बात है और बहुत छोटी सी बात है कि श्याम को प्यास लगी है बहुत तेज, तो इसके लिए जो 1 गिलास पानी की उपयोगिता होगी ना वो अधिक होगी। ठीक है, यानी कि उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। श्याम को पानी की अधिक आवश्यकता है, राम को पानी की आवश्यकता उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी है। ठीक है, तो उपयोगिता जो होती है वो आवश्यकता की तीव्रता पर भी निर्भर करती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो हमने आपको बता दी। ठीक है, इसकी एक उपयोगिता एक एक मतलब जो है एक और विशेषता के बारे में बात करेंगे। नंबर 4 ये बताती है कि उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है। उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है। त्याग के बिना असंभव है, असंभव है। अब जैसे मान लो, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि जैसे धूप है ना, धूप है, हवा है, पानी है, अगर इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, ठीक है, इन चीज़ों को सम्मिलित ना किया जाए, बाकी की आप अगर किसी भी चीज़ का उपभोग करेंगे, चाहे खाना हो, ठीक है, कपड़े हो, ठीक है, दवा हो, किसी भी चीज़ का उपयोग करेंगे तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा, तभी आपको उपयोगिता मिल सकती है। ठीक है, यानी जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, अगर इन वस्तुओं को छोड़ दिया जाए तो आप किसी भी वस्तु का उपभोग करेंगे तब आपको कुछ ना कुछ उसके बदले त्याग करना पड़ेगा, तभी आपको उपयोगिता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी उपयोगिता की जिनके बारे में हमने बात की। अब हम आगे बात करेंगे क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है, यानी जो उपयोगिता मिलती है हमें उसको माप सकते हैं। क्या कोई ऐसा मीटर है, क्या कोई ऐसा पैमाना है जिसके जिसके सहायता से हम जिसकी सहायता से हम उपयोगिता को माप सकते हैं? यानी कि क्या हम उपयोगिता को माप सकते हैं? उपयोगिता को माप सकते हैं? आप खुद सोचकर देखिए कि मान लो आपने 1 गिलास पानी पिया, ठीक है, 1 गिलास पानी पिया, 1 गिलास पानी पिया, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि आपको कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई। या मान लो आपने खाना खाया, आप बता सकते हैं कि खाना खाने से आपको कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई। आपने एक फिल्म देखी, एक मूवी देखी है, फिल्म देखी, फिल्म देखने के बाद आपको बता सकते हैं कि आपको इससे कितनी उपयोगिता मिली। नंबर्स में बता सकते हैं? जहाँ तक मैं कहूँगा कि नहीं बता सकते। ठीक है, यानी हम उपयोगिता क्या है? उपयोगिता एक कैसा तथ्य है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ठीक है, यानी कि वही वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु से एक अलग अलग व्यक्तियों के लिए इसका अलग अलग मत होगा। इससे किसी को तो बहुत उपयोगिता मिल रही है, ठीक है, बहुत उपयोगिता मिल रही है, इसको ए बी सी, यानी ए को इस वस्तु से बहुत उपयोगिता मिल रही है, वहीं बी को कम उपयोगिता मिल रही है। ठीक है, वहीं बी को कम उपयोगिता मिल रही है, और हो सकता है कि सी को इससे बिल्कुल भी उपयोगिता ना मिले, मतलब इससे इसको 0 उपयोगिता मिल रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया उपयोगिता क्या है? उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, और ये समय स्थान पर भी निर्भर करता है, समय और स्थान पर भी निर्भर करता है। वैसे तो ये बात हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं, ठीक है, आप खुद भी इन चीज़ों को सोच सकते हैं। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं इनका आप खुद से उत्तर निकाल कर देखें कि इनका क्या उत्तर निकलेगा। बाकी हमारे अर्थशास्त्र में जो उपयोगिता है,
ये उपयोगिता हमने यहाँ गलत लिख दी है। हमारे अर्थशास्त्र में जो उपयोगिता है इसको मापने के दो दृष्टिकोण दिए गए। इसको मापने के दो दृष्टिकोण दिए गए, ठीक है। उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो दृष्टिकोण है उसको हम बोलते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण, ठीक है। गणनावाचक दृष्टिकोण यानी कि कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच। और दूसरा जो हमारा है वो है ऑर्डिनल अप्रोच यानी कि क्रमवाचक दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण के बारे में। गणनावाचक दृष्टिकोण है, जो गणनावाचक दृष्टिकोण है इसके जो प्रतिपादन करता है यानी किसने इसके बारे में बताया था, वो हमारे मार्शल साहब हैं, ठीक है। मार्शल को इसका प्रतिपादन करता माना जाता है, यानी कि मार्शल ने गणनावाचक दृष्टिकोण का विचार दिया था। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, अब जैसे सीधी सी बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारी उपयोगिता है ना, ये उपयोगिता जो है वो कैसा तथ्य है, ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। कैसा तथ्य है? मनोवैज्ञानिक तथ्य, मनोवैज्ञानिक तथ्य। और मनोवैज्ञानिक तथ्य को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, इसको माप नहीं सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है। इसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है। इसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है, रूप नहीं होता है, ठीक है। तो अब मार्शल साहब ने हमें क्या कहा, क्योंकि देखो अगर किसी चीज का मूर्त रूप है, किसका कोई साइज है, तभी तो आप उसे माप सकते हैं। जब किसी एक ऐसी वस्तु है जिसका कोई मूर्त रूप ही नहीं है, जैसे कि उपयोगिता, तो आप इसे कैसे माप सकते हैं? एक तथ्य, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के मन में विचार है, विचारों को माप सकते हैं आप? नहीं माप सकते। तो वैसे ही उपयोगिता क्या है? मनोवैज्ञानिक धारणा है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इसलिए हम इसको नहीं माप सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्शल ने क्या कहा? मार्शल ने कहा भैया कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं, ठीक है। मार्शल ने कहा कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं। तो गणनावाचक दृष्टिकोण इन्होंने उपयोगिता को मापने का दिया। तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणनावाचक दृष्टिकोण के प्रतिपादनकर्ता कौन है, तो आप किसे लगा कर आएंगे? भैया मार्शल को लगा कर आएंगे, ठीक है। अब ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि उपयोगिता को हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की संख्या हम माप सकते हैं, ठीक है। इस तरह की संख्याओं में माप सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो संख्याएं ये क्या बताती है हमें कि भैया 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है और 4 से बड़ा 5 है, ठीक है। अब क्या है, और इन्होंने एक परिभाषा दी है, इन्होंने एक परिभाषा दी है मार्शल साहब ने कि किसी वस्तु की इकाई के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा किसी वस्तु की इकाई के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु की इकाई के लिए जितनी कीमत
जितनी कीमत देने की तत्परता रहती है, देने की तत्परता रहती है, वही उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की मौद्रिक माप है, यानी मार्शल साहब कहते हैं कि किसी वस्तु की इकाई के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा, यानी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उस वस्तु को आप उपभोग कर लीजिए या फिर उससे वंचित रहिए, आप उसे उपभोग मत करिए। और उपभोग नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी। और अगर उस वस्तु की इकाई के लिए जितनी कीमत देने की तत्परता है, यानी जितनी कीमत आप देंगे वही उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की मौद्रिक माप है। ठीक है, ये बात मार्शल साहब ने कही। अब आप समझ गए होंगे कि मार्शल साहब क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि या तो आप उपभोग से वंचित रहिए, मान लो जिस वस्तु की आपको जरूरत है या तो आप उससे वंचित रहिए, ठीक है, तब तो आपको जीरो उपयोगिता मिलेगी। लेकिन अगर आप उस वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं तो जितनी कीमत आपने उस वस्तु की दी है वही उस वस्तु की उपयोगिता की मौद्रिक माप है, जितनी आपने कीमत दी है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ मान्यताएं दी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि एजम्पशन के बारे में। अब इनकी जो मान्यता है, अगर ये मान्यताएं मौजूद हैं तभी आप इस वाली बात को सही मानेंगे, अन्यथा गलत। तो सबसे पहले नंबर एक बात करते हैं कि जो वस्तुएं जो हैं, वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की माप को मुद्रा की इकाई में मापा जा सकता है। यानी कि वस्तुओं से जो उपयोगिता हमें प्राप्त हो रही है, अब ये वस्तु कोई सी भी हो सकती है जिसका आप उपभोग कर रहे हैं, जो वस्तु आप उपभोग कर रहे हैं उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता की जो माप है उसको मुद्रा की इकाई में मापा जा सकता है। ठीक है, अब इनकी दूसरी मान्यता कौन सी थी? इनकी दूसरी मान्यता थी कि जो वस्तुएं हैं, अब जैसे मान लो ए वस्तु आपने उपभोग किया, ए वस्तु का, उसके बाद बी वस्तु का उपभोग किया, उसके बाद सी वस्तु का उपभोग किया, तो इनकी उपयोगिताओं को जोड़ा जा सकता है, ठीक है, आगे हम बात करेंगे अपनी थर्ड मान्यता के बारे में। और थर्ड मान्यता में इसने बताया कि जो वस्तुएं हैं ना, वस्तुओं की जो उपयोगिता है, वस्तुओं की उपयोगिता स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने ए व्यक्ति का उपभोग किया है और बी वस्तु का उपभोग किया है, तो इनकी जो उपयोगिता है ना, उपभोग करने के बाद आपको उपयोगिता मिलेगी। तो जो उपयोगिता है ना वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि ए का, जैसे ए वस्तु आपने उपभोग कर लिया ए वस्तु का, तो इसका असर बी वस्तु पर नहीं पड़ेगा, और बी वस्तु का उपभोग कर लिया तो मतलब इन दोनों के उपभोग करने से दोनों की उपयोगिता में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, और इसका जो चौथा और लास्ट जो इसकी मान्यता है मार्शल साहब की, वो कहते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? उपभोक्ता का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? उपभोक्ता का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है?
मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? प्रत्येक उपभोक्ता का मूलभूत उद्देश्य ये होता है कि वह अपनी उपयोगिता को अधिकतम करे, कि वह अपनी उपयोगिता को कैसा करे? अधिकतम करे। ठीक है, तो ये मान्यताएं थी मार्शल के गणनावाचक दृष्टिकोण की। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो उपयोगिता है, उपयोगिता क्या है भैया? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। कैसा तथ्य है? मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मनोवैज्ञानिक तथ्य है। और मनोवैज्ञानिक तथ्य को कोई भी क्या, जैसे मार्शल ने कहा है कि इसे हम मुद्रा की इकाई के रूप में माप सकते हैं। मुद्रा की इकाई के रूप में माप सकते हैं किसको? उपयोगिता को। तो क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की है। कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसकी आलोचना की है। किसकी? मार्शल के गणनावाचक दृष्टिकोण की। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो इन्होंने मुद्रा में जो उपयोगिता मापी है, मुद्रा में जो उपयोगिता मापी है वो क्या है? ये प्रमाणिक नहीं है। मुद्रा में उपयोगिता का माप प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। अब ये बात इन्होंने किस तथ्य पर कही है? अब देखो, जैसे कि मान लो आपको क्या मापना है? आपको मान लो किसी की लेंथ मापनी है, यानी कि किसी की लंबाई मापनी है। ठीक है, तो आप इस लंबाई को, आप बताइए मुझे कि आप इस लंबाई को कैसे मापेंगे? देखो, इससे या तो आप फुट में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, ठीक है, या फिर इंच में मापेंगे। ये हमारी जो क्या है, ये जो है यूनिट है लंबाई को मापने की, लंबाई को मापने की। तो कभी ऐसा देखा है आपने कि कहीं फुट भैया बहुत बड़ा है और कहीं फुट बहुत छोटा है, या कहीं सेंटीमीटर बहुत बड़ा है, कहीं सेंटीमीटर बहुत छोटा है, कहीं मीटर बहुत बड़ा है, कहीं मीटर बहुत छोटा है, कहीं इंच बहुत बड़ा है, कहीं इंच बहुत छोटा है? नहीं, इनका एक यूनिवर्सल माप है, इनका एक यूनिवर्सल मेजरमेंट है। इनकी जो लंबाई है, जो माप है, वो कभी भी घटती बढ़ती नहीं है। भाई अगर मान लो आपने उपयोगिता को मुद्रा में माप लिया, ठीक है, सही है भैया, माप लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब मुद्रास्फीति आती है, जब मुद्रास्फीति आती है तो मुद्रा की कीमत कैसे हो जाती है? मुद्रा की जो कीमत है ना मुद्रास्फीति में, वो भैया कम हो जाती है। क्या हो जाती है? मुद्रास्फीति में मुद्रा की कीमत कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्या मार्शल ने उपयोगिता को जो मुद्रा के रूप में मापा है, क्या ये एक प्रमाणिक माप है? इनकी आलोचना कही है, क्या ये एक प्रमाणिक माप है? भैया जब मुद्रा की कीमत घट बढ़ रही है तो इसको हम प्रमाणिक माप नहीं मान सकते हैं। जैसे फुट, सेंटीमीटर, मीटर या इंच की होती है, उस तरह से मुद्रा की जो उपयोगिता है, वो मुद्रा की उपयोगिता की जो माप है और जो मुद्रा में मापी है मार्शल ने, वो प्रमाणिक नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया मुद्रा की जो कीमत है ना, वो समय के साथ क्या रहती है? घटती बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। इसलिए हम उपयोगिता को मुद्रा में नहीं माप सकते। ठीक है, अब क्या है, अगली एक और आलोचना है, उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कि मान लो ये राम है, ये श्याम है, ठीक है, ये सीता है, ठीक है, ये गीता है। अब आपने क्या किया कि इन चारों को भैया एक गिलास पानी दे दो। इन्हें क्या दे दो? एक गिलास पानी दे दिया आपने, एक गिलास पानी दे दिया। और जब इन चारों ने एक गिलास पानी को पी लिया, यानी उसका उपभोग कर लिया, उपभोग कर लिया, फिर आपने बारी बारी से पूछा कि राम आप बताइए कि आपको एक गिलास पानी पीने से कितनी संतुष्टि मिली। ठीक है, फिर श्याम से पूछेंगे, फिर सीता से पूछेंगे, फिर गीता से पूछेंगे। तो ये जो चारों है ना, तो ये चारों क्या है, इनकी जो माप होगी ना संतुष्टि की, वो अलग अलग होगी।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि उपयोगिता जो है ना, इसकी सही जानकारी प्राप्त करना बड़ा कठिन है। उपयोगिता की सही जानकारी ज्ञात करना कठिन है। क्यों? क्योंकि हो सकता है राम को प्यास ही ना लग रही हो, उसने जबरदस्ती पानी पिया हो, तो उसे तो उपयोगिता मिलेगी ही नहीं। हो सकता है नेगेटिव जो है उपयोगिता मिले उसे। श्याम को बहुत तेज प्यास लग रही हो, तो हो सकता है कि भैया श्याम को एक गिलास पानी से बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली हो। अच्छा, सीता को नॉर्मल ना प्यास लग रही थी, मतलब वो पी सकती है सिर्फ पानी, ठीक है। यही हाल गीता का है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन चारों व्यक्ति में से माप सकते हैं आप उपयोगिता को, किसे ज्यादा हुई किसे कम हुई? क्योंकि भैया ये कैसा है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, और मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है, ये भैया घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर भी जो है, जो मार्शल की जो उपयोगिता मापने की जो विधि है, यानी कि गणनावाचक दृष्टिकोण है, वो भी यहाँ फेल हो जाता है। अब जैसे कि पीछे हम बात कर चुके हैं, उपयोगिता क्या है? उपयोगिता एक अमूर्त धारणा है। उपयोगिता एक अमूर्त धारणा है, ठीक है। उपयोगिता अमूर्त धारणा है। भाई जब अमूर्त धारणा है कोई चीज, तो उसका यानी कि भौतिक रूप ही नहीं है, तो उसको कैसे माप सकते हैं आप? किसी पैमाने से माप सकते हैं? नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि भैया एक व्यक्तिगत विचार है, एक मनोवैज्ञानिक विचार है, और मनोवैज्ञानिक को और व्यक्तिगत विचार को आप नहीं माप सकते, ठीक है। तो ये कुछ इसके जो है आलोचना थी इसकी, मार्शल के उपयोगिता दृष्टिकोण की। लेकिन जहाँ तक है, जैसे मान लो हम पढ़ते हैं, अब इसमें देखो जो भी त्रुटियां हैं या कुछ आलोचना है, इसके कारण जो है गणनावाचक दृष्टिकोण को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। मतलब इसको हम बिल्कुल अमान्य नहीं मान सकते, कहीं ना कहीं इसका उपयोग है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में इसका कहीं ना कहीं उपयोग है, ठीक है। तो भैया आज हमारा जो टॉपिक है गणनावाचक दृष्टिकोण, ये कंप्लीट होता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भैया शेयर भी करें, ठीक है। शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद साथियों। अगली क्लास में मिलेंगे आपको, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्रमवाचक दृष्टिकोण, यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच। तो साथियों मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।